हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूनिट नंबर 2 लेकर आ गई हूँ। सो यूनिट 1 को बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूनिट नंबर 2, जिसमें कुछ सर्टेन टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी तक आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आईओटी की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम के यूनिट नंबर 2 को। और यूनिट 2 में जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो पहला टॉपिक हमारा होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यस, आप पढ़ेंगे आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। देन पार्टिसिपेटरी सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि पार्टिसिपेटरी सेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्बेडेड प्लेटफॉर्म्स फॉर आईओटी, यानी एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बेसिक जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ आईओटी सपोर्टेड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स सच एज आर्डिनो, नेट आर्डिनो, रेस्पबेरी पाई, ठीक है, बीगल बोन। ये सारे हम जितने भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। लाइक इंटेल गैलीलियो बोर्ड्स क्या होते हैं, एआरएम कॉर्टेक्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर रहे होंगे, तो बहुत पेशेंटली आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, जिससे सारे टॉपिक्स इजीली आपके कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आरएफआईडी। सो आरएफआईडी क्या होता है, चलिए समझते हैं। आरएफआईडी को समझे तो आरएफआईडी क्या है, एक तरीके का आपका आरएफआईडी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी आरएफआईडी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। और वायरलेस कम्युनिकेशन में एक्चुअल में क्या करते हैं आप, कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सर्च करना है या फिर उसे ट्रैक करना है या आइडेंटिफाई करना है, तो आप इजिली किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को या फिर आप कह सकते हैं किसी आइटम को आपको सर्च करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आरएफआईडी आपकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें लगे टैग की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टैग क्या होता है, आरएफआईडी जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम एक टैग का यूज करते हैं। इस टैग में आप उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी आइटम है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसे टैग में स्टोर किया जाता है और उसी टैग की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो आरएफआईडी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं आजकल, जैसे कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ज्यादातर इसका यूज करते हैं। देन हम बात करें एसेट की ट्रैकिंग करनी है, वहां पे हम आरएफआईडी को यूज कर रहे होते हैं। एक्सेस कंट्रोल या फिर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में भी इसका हम ज्यादातर यूज करते हैं, जब भी हम आइटम्स को ट्रैक करना चाहते हैं या फिर आइटम्स को मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का आपकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैग्स। क्लियर है, तो ये हमारी वर्किंग दी हुई है कि कैसे हमारी आरएफआईडी वर्क करती है। जैसे कि आरएफआईडी जब हमारी वर्क करती है तो ये हम परफॉर्म करती है एआईडीसी फंक्शन, यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका ही यूज करके ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रही है, डिटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ काम इस तरह से करता है कि आरएफआईडी क्या करता है, आरएफआईडी रीडर की हेल्प से जो है ये आर्डिनो या फिर एसेसरी सील से कनेक्टेड हो जाता है और यहाँ पे अपना इस मोटर की हेल्प से सारी चीजें परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ वर्किंग है, आप ये देख सकते हैं।
देन हम बात करें वायरलेस सेंसर नेटवर्क की। सो वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होता है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क आप कह सकते हैं कि वायरलेस की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लेस हमारा ये नेटवर्क होता है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर लेस वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वायरलेसली सारा काम होगा। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे वायरलेस सेंसर्स हम यूज करते हैं, और वायरलेस सेंसर्स का यूज करके किसी भी सिस्टम के फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशन को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। यानी किसी सिस्टम का अगर फिजिकल कंडीशन जानना चाहते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन जानना चाहते हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम यूज करते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क का। तो इसमें हम सेंसर नोड्स का यूज करते हैं। ठीक है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क में सेंसर नोड्स का यूज किया जाता है, जिससे कि आप एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर पाए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर एनवायरनमेंट आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं, तो हम सेंसर नोड्स के थ्रू ही उस एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर पाएंगे। और यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को हमें उसे कनेक्ट करना होगा बेस स्टेशन से। बेस स्टेशन एक तरह से प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है, जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है डेटा की। तो बेस स्टेशन जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क सिस्टम में काम करता है, उसको हम बेसिकली इंटरनेट की हेल्प से हम अपने सेंसर नोड से कनेक्ट करते हैं, जिससे वो डेटा को शेयर कर पाए। यानी जब भी हमारा सेंसर नोड कोई भी डेटा डिटेक्ट करेगा, तो डिटेक्ट करने के बाद उसे हमारे बेस स्टेशन तक इंटरनेट की हेल्प से भेजेगा, वहाँ प्रोसेसिंग होगी और वापस वो डेटा शेयर करेगा हमारे सेंसर नोड्स को। ठीक है, तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है हमारे प्रोसेसिंग के लिए भी यूज किया जाता है, जहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग होती है, डेटा का स्टोरेज भी होता है, डेटा की माइनिंग भी होती है, डेटा को एनालाइज भी किया जाता है। तो ये सारे काम हमारे डेटा पे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारा सिस्टम होता है, जिसमें यूजर जो है वो इंटरनेट की हेल्प से बेस स्टेशन से कनेक्ट होता है, और बेस स्टेशन से कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे सेंसिंग रीजन में सारे सेंसर नोड्स भी हमारे बेस स्टेशन से कनेक्ट होते हैं, तो हमारा डेटा यहाँ पे यूजर तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है, इसका कुछ आर्किटेक्चर इस तरीके का होता है कि कुछ लेयर्स का हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में जो हमारे वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, इसमें हमारे जो सेंसर नोड्स होते हैं, इन सेंसर नोड्स को बेस स्टेशन से फिजिकल लेयर पे कनेक्ट किया जाता है। अब बेस स्टेशन से कनेक्ट कैसे होंगे सेंसर नोड्स? इसके लिए हम वायरलेस टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। लाइक रेडियो वेव से हम क्या कर सकते हैं, बेस स्टेशन को कनेक्ट कर सकते हैं सेंसर नोड से, या फिर इंफ्रारेड या ब्लूटूथ का यूज करके भी हम सेंसर नोड्स को बेस स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही हो नोड्स और बेस स्टेशन के बीच में, इसके लिए फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या करता है? डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हमारे सेंसर नोड्स और बेस स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन होना है, तो कम्युनिकेशन होने के लिए रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करना डेटा लिंक लेयर का काम होता है। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, जैसे IEEE 802.15.4, जिससे कि हमारे डेटा ट्रांसमिशन को मैनेज कर पाए, इफिशिएंट कम्युनिकेशन करा पाए नेटवर्क पे। तो ये सारे काम करने के लिए हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है IEEE 802। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर जो है वो हमारा रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसके थ्रू नेटवर्क पे इजीली इफिशिएंट कम्युनिकेशन कर पाते हैं और डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड लेयर हमारी जो यूज होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर की। ये हमारे सेंसर नोड्स को स्पेसिफिक डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, बेस स्टेशन तक अगर सेंसर नोड कोई भी स्पेसिफिक डेटा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन लेयर की हेल्प लगती है। एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेंसर नोड से बेस स्टेशन तक जो भी स्पेसिफिक डेटा है वो ट्रांसमिट करा पाए। तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जैसे जिगबी यूज होता है, जिससे डेटा किस तरह से फॉर्मेट किया जा रहा है ये डिफाइन किया जा सके, किस तरह से ट्रांसमिट होगा वो डिफाइन किया जा सके, किस तरह से रिसीव होगा डेटा वो आपका डिफाइन किया जा सके। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? एप्लीकेशन लेयर की। तो 3 बेसिक लेयर्स होते हैं जो हमारे वायरलेस सेंसर नेटवर्क आर्किटेक्चर में यूज किए जाते हैं, 3 मेन लेयर्स। ठीक है, आपने समझ लिया सबकी वर्किंग को। अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ टोपोलॉजीज का भी हम यूज करते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, यानी कैसे हमारे सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगे, उन्हीं को बोलते हैं हम टोपोलॉजी। तो अलग अलग तरीके से हमारे नोड्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक बस टोपोलॉजी का यूज करके आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होगा कि मल्टीपल नोड्स जो हैं वो सिंगल लाइन से या सिंगल बस से हमारे कनेक्टेड होंगे। डेटा जो ट्रैवल होगा वो हमारे बस के थ्रू ही ट्रैवल होगा, एक नोड से दूसरी नोड तक। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और स्मॉल नेटवर्क होता है जहाँ पे हम डेटा को वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। स्टार टोपोलॉजी का यूज करके जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पे एक सेंट्रल नोड होता है जिसको हम मास्टर नोड कहते हैं, और ये डायरेक्टली हमारे अदर नोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, स्टार टाइप का स्ट्रक्चर होगा। लाइक हमने पढ़ा है कि इस तरह से हमारे नोड्स आपस में सारे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक मेन हमारा मास्टर नोड होगा बाकी सारे नोड से जो कनेक्टेड होगा। तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में कैसे हमारे नोड्स अरेंज होते हैं, तो ट्री टोपोलॉजी में हायरार्किकल स्ट्रक्चर को यूज कर रहे होते हैं हम, जिसमें हमारे नोड्स अरेंज होते हैं। डेटा जो है वो हमारा एक नोड से दूसरे नोड तक ब्रांचेस के थ्रू ट्रांसमिट होता है ट्री स्ट्रक्चर में। ठीक है, और ये हमारा हायरार्किकल डिप्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, मेश टेक्नोलॉजी की बात करें, मेश टोपोलॉजी की, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि नोड्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, मेश लाइक का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मल्टीपल पाथ, यहाँ पे मल्टीपल पाथ होते हैं जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड तक। तो ये टोपोलॉजी जो है वो आपकी रोबस्ट टोपोलॉजी होती है और रिडंडेंसी भी इसमें अच्छी होती है। तो मेश टोपोलॉजी हमारी बेस्ट मानी जाती है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। वायरलेस सेंसर नेटवर्क की बात करें तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है वो उसमें हमारे कई सारे सेंसर्स जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बेस स्टेशन से कम्युनिकेट कर रहे हैं डेटा को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये कई टाइप के हो सकते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क। जैसे टेरेस्ट्रियल वायरलेस सेंसर नेटवर्क। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, ये इसमें हमारे बहुत सारे नोड्स जो हैं वो एक ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बेस स्टेशन से इफिशिएंटली कम्युनिकेशन होता है। तो जब भी हमें इफिशिएंट कम्युनिकेशन करना है बेस स्टेशन और नोड्स के बीच में, तो टेरेस्ट्रियल वायरलेस सेंसर नेटवर्क को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नोड्स जो हैं वो हमारे सोलर सेल्स को भी यूज कर सकते हैं इफिशियंसी लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, इफिशियंट एनर्जी लेने के लिए। और यहाँ पे लो एनर्जी को यूज किया जाता है, फोकस किया जाता है कि लो एनर्जी ही यूज हो, और ऑप्टिमल रूटिंग को भी यहाँ पे इफिशियंसी के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है अंडरग्राउंड वायरलेस सेंसर नेटवर्क। अंडरग्राउंड वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो होता है इसमें अंडरग्राउंड कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इसमें एडिशनल सिंक नोड्स को भी हम यूज करते हैं जो कि डेटा को ट्रांसमिट करते हैं ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, फेस चैलेंजेस, यानी चैलेंजेस कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पे कि इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है यहाँ पे, क्योंकि अंडरग्राउंड में सारे नोड्स हमें इंस्टॉल करने होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी बैटरी लाइफ भी लिमिटेड होती है और उनको रिचार्ज करने में डिफिकल्टी होती है, ये हमारा ड्रॉबैक है इसका। फिर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो अंडर वाटर वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है। अंडर वाटर यानी जो वाटर में काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा वाटर एनवायरनमेंट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे सेंसर नोड्स जो हैं वो वाटर एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो चैलेंजेस आते हैं वो आता है कि यहाँ पे डेटा का ट्रांसमिशन बहुत स्लो होता है, लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, और सिंगल एटेन्यूएशन में हमें डेटा को ट्रांसमिट करना होता है। नोट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, नोट्स भी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, और नॉन रिचार्जेबल पावर सोर्सेज होते हैं यहाँ पे, यानी बाद में रिचार्ज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आता है वो होता है मल्टीमीडिया वायरलेस सेंसर नेटवर्क। मल्टीमीडिया वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है ये हमारे मल्टीमीडिया इवेंट्स को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो नोट्स होते हैं उनमें आपका माइक्रोफोन लगा होता है, कैमरा लगा होता है डेटा को कैप्चर करने के लिए। ठीक है,
और यहाँ पे जो चैलेंज आता है वो आता है कि मल्टीमीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, यानी वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हायर पावर कंजम्पशन होता है, लार्जर बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे जो डेटा प्रोसेसिंग है वो भी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि हम मल्टीमीडिया की बात कर रहे हैं। और इसे जो ये डिज़ाइन किया जाता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ये हमारा इफ़िशिएंट वायरलेस डेटा कंप्रेशन के लिए और डेटा ट्रांसमिशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है मोबाइल वायरलेस सेंसर नेटवर्क। मोबाइल वायरलेस सेंसर नेटवर्क है तो यहाँ पे मोबाइल सेंसर नोड्स का यूज किया जाता है जो कि इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं रहता है। और यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि इंक्रीज्ड कवरेज एरिया, यहाँ कवरेज एरिया ज़्यादा होती है, एनर्जी इफिशियंसी अच्छी होती है, चैनल चैनल की कैपेसिटी भी अच्छी होती है, नोड्स हमारे भी यहाँ पे किसी भी एनवायरनमेंट में मूव करके सेंस कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मोबाइल वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है वो पोर्टेबल होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाए पार्टिसिपेटरी सेंसिंग टेक्नोलॉजी की। सो पार्टिसिपेटरी सेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? पार्टिसिपेटरी सेंसिंग का मतलब होता है ये एक तरीका है जिसमें हमारे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई हमारे ग्रुप हो, वो हमारे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मोबाइल फोन्स और क्लाउड सर्विसेज का यूज करके, और मोबाइल फोन्स और क्लाउड सर्विसेज की हेल्प से ये सिस्टमैटिक डेटा को डिस्कवरी पर्पज से यूज करने के लिए कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी सेंसिंग जो है इसका एक एप्लीकेशन हम देखें तो ये हमारा हेल्थ और वेलनेस में यूज किया जाता है, जैसे कि इंडिविजुअल्स यहाँ पे सेल्फ मॉनिटर कर सकते हैं, अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, मेडिकेशन हमें क्या लेना चाहिए, न्यूट्रिशन क्या लेना चाहिए, इंटरेक्शन कैसे करना चाहिए। तो वो सेल्फ को हमारे क्या करते हैं, सेल्फ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में कम्युनिटीज और हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं इसको यूज कर रहे होते हैं, जिससे कि वो डेवलपमेंट और जो भी डिजीज है उसके ट्रीटमेंट को इफेक्टिव तरीके से अप्लाई कर सके। तो पार्टिसिपेटरी सेंसिंग हमारी बहुत ज़्यादा यूज होती है। एसेंशियल कंपोनेंट्स, यानी एसेंशियल कंपोनेंट्स, जब भी हम एम्पिरिकल डेटा की बात करें तो एम्पिरिकल डेटा को हम बहुत सारे तरीके से कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मोबाइल फोन्स जो हैं वो हमारे यूज किए जाते हैं एज अ टूल। ठीक है, तो बेसिकली एसेंशियल कंपोनेंट्स में हमारा क्या आ जाएगा कि ये जो डिवाइसेस होती हैं यूबिक्विटस डेटा कैप्चर कर रही होती हैं, तो ये जो डिवाइसेस होती हैं वो हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग सेंसिंग की तरह यूज की जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक होता है हमारा। फिर हम इसकी बात करें, इसमें जो टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं पार्टिसिपेटरी सेंसिंग में, तो पार्टिसिपेटरी सेंसिंग में सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स की बात करें। पार्टिसिपेंट्स हमारे होते हैं सेंसर्स, यानी जो हमारे सेंसर्स होते हैं वो मोबाइल फोन्स के यूज कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेटरी सेंसिंग में हमने कहा कि एक तरीका है जिसमें इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज क्या कर रही हैं, मोबाइल फोन्स का यूज कर रही हैं, क्लाउड सर्विसेज का यूज कर रही हैं और इससे डेटा को कलेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, मोबाइल फोन्स की बात करें तो मोबाइल फोन्स में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जैसे कैमरा होता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, एक्सेलरेटर, गायरोस्कोप, कंपास, इंफ्रारेड सेंसर होता है। बहुत सारे ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, जीपीएस लगा होता है हमारे फोन्स में, हम जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे प्रोसेसिंग सॉरी पार्टिसिपेटरी सेंसर्स होते हैं, पार्टिसिपेटरी सेंसर्स क्या करते हैं, ये हमारे वेदर्स में भी यूज किए जाते हैं, जिससे वेदर की सारी चीजें सेंस कर पाए। एनवायरमेंट में भी हम यूज कर सकते हैं, पॉल्यूशंस को मेजर करना है तो भी हम यूज कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में इनका यूज किया जा सकता है, रोड फॉल्स में, हेल्थ में, ट्रैफिक कंजेशंस में, सब जगह हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी सेंसर को। अब ये काम कैसे करता है ये समझ लेते हैं। तो पार्टिसिपेटरी सेंसर में हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह से डेटा को कैप्चर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम मान लीजिए इंडिविजुअल डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो फायर का डेटा कलेक्ट कर सकता है, वेस्ट का डेटा कलेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेशन के में जो हम डेटा
चैट कर रहे होते हैं वहां से डेटा कलेक्ट कर सकता है। अगर ग्रुप में हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हम ट्रैफिक डेंसिटी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पार्किंग अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सोशल साइट्स से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक या फिर लिंक्डइन से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम नेटवर्क पे ले आते हैं। नेटवर्क पे ले आने के बाद उसका कोऑर्डिनेशन कराते हैं। कोऑर्डिनेशन कराने के बाद सोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस सोर्स से हमारा डेटा लिया गया है। उसके बाद हम डेटा को कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। डेटा को कैप्चर करने के बाद डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा की प्रोसेसिंग होती है, फिर डेटा का विजुअलाइजेशन किया जाता है। उसमें से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम अपने एप्लीकेशंस और सर्विसेज में उसका यूज कर लेते हैं। तो पार्टिसिपेटरी सेंसिंग में जो भी डेटा हम एनालाइज करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम बाद में अपने एप्लीकेशंस और सर्विसेज में यूज करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं एम्बेडेड कंप्यूटिंग के बारे में। तो एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम, जैसे कि आपने कंप्यूटर सिस्टम्स पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं? जिसमें हमारी कंप्यूटिंग की पावर होती है, जो कंप्यूट कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं किसी भी डेटा को। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम भी एक तरीके का स्पेशल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि किसी डेडिकेटेड फंक्शन के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस से डिजाइन किया जाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हमारे, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, वो हमारे नॉर्मल जो भी कैलकुलेशंस हैं, कंप्यूटेशन है, वो कर रहे होते हैं। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं वो हमारे कुछ प्री डिफाइंड टास्क ही करते हैं। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे जो है वो फुलफिल की जाती हैं। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर यूज किया जाता है, मैकेनिकल पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में यूज नहीं किए जाते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटिंग में बहुत सारे तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है एम्बेडेड कंप्यूटिंग एज कम्पेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर, क्योंकि ये बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस से डिज़ाइन की जाती है। और इसमें जैसे कि पीसीज में हमारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, उससे अलग कुछ हमारे एम्बेडेड कंप्यूटिंग में होता है। एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम में सोफिस्टिकेटेड फंक्शनैलिटीज को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का यूज किया जाता है। यूजर इंटरफेस जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस को यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, कंट्रोल किया जाता है और मल्टीपल यहाँ पे मेन्यूज और ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं जो आईओटी में यूज किए जाते हैं। लाइक सबसे पहले बात करते हैं आर्डिनो की। आर्डिनो हमारा एक बहुत ही बेसिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत ही बेसिक आईओटी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम आईओटी के प्रोग्राम्स को रन कर रहे होते हैं। तो आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जिसको आप बेगिनर्स की तरह यूज कर सकते हैं जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इजीली यूज किया जा सकता है बेगिनर्स के द्वारा। ठीक है, ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे बेस्ड होता है और ये ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप सिंपल प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो आप बना सकते हैं। यानी बेसिक जो बिगिनर लोग हैं, जिनको नहीं आइडिया है आईओटी क्या होती है, उनके लिए आर्डिनो प्लेटफॉर्म बहुत ही इजी होता है सीखने के लिए। कोई भी सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो इजीली वहां से बना सकते हैं। आर्डिनो प्लेटफॉर्म्स जो है वाइडली यूज किए जाते हैं किसके द्वारा? बिल्डिंग आईओटी प्रोजेक्ट्स। जब भी आप आईओटी प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना चाहते हैं, सिंपल आईओटी प्रोजेक्ट्स को, तो आप आर्डिनो प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लो कॉस्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं वो आर्डिनो बोर्ड्स का यूज करके अपने आर्डिनो आईडीई का इस्तेमाल करके हमारे आर्डिनो बोर्ड्स को प्रोग्राम करते हैं। और ये हमारा इजीली विंडोज वगैरह में, मैक में, लिनक्स में चल जाता है। ठीक है, आर्डिनो आईडीई। तो आर्डिनो आईडीई के थ्रू ही ये आर्डिनो के बोर्ड्स को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो सिंपल प्रोग्रामिंग करनी है, सिंपल आईओटी के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो आप इजीली आर्डिनो को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेस्पबेरी पाई की। तो रेस्पबेरी पाई क्या होता है? रेस्पबेरी पाई एक छोटा सा, आप कह सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के साइज का कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो कि डिजाइन किया जाता है एजुकेशन और एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। ठीक है, ये इसमें हमारा एआरएम प्रोसेसर लगा होता है और एआरएम प्रोसेसर जो है वो हमारा फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर लेगा।
तो इसकी कैपेबिलिटी इतनी होती है कि ये फुल फ्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर पाए। ठीक है। रास्पबेरी पाई हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है अगर हम आर्डिनो से कंपेयर कराएं। तो आर्डिनो में जहां हम बहुत ही सिंपल से प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, आईओटी के सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे थे, जहाँ पे बिगिनर्स आर्डिनो के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थे, वहां पे रास्पबेरी पाई जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है आर्डिनो बोर्ड से। ठीक है। रास्पबेरी पाई के बोर्ड जो है वो आर्डिनो बोर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रैम यूज होती है वो ज्यादा यूज होती है, प्रोसेसिंग पावर भी यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम अगर आईओटी प्रोजेक्ट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो भी हम इजीली रास्पबेरी पाई के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है। अगर आर्डिनो से कंपेयर कराएं तो रास्पबेरी पाई हमारा ज़्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसमें ईथरनेट कनेक्टिविटी भी होती है, वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आउटपुट के लिए भी HDMI बिल्ट इन होता है हमारे आर्डिनो में, जिससे इजीली आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर या टीवी से कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आप आईओटी प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना चाहते हैं तो ज़्यादातर अब हम रास्पबेरी पाई को यूज़ करते हैं कंपेयर टू आर्डिनो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शंस और ग्राफिक कैपेबिलिटीज ज़्यादा हैं। ठीक है। अब बात करें बीगल बोन की। सो बीगल बोन क्या होता है? बीगल बोन जो है, बीगल बोन हमारा बहुत ही पॉपुलर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होता है। ठीक है। जो कि बीगल बोन .org फाउंडेशन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और बीगल बोन के जो बोर्ड्स होते हैं, इसमें हमारा बीगल बोन ब्लैक और बीगल बोन एआई दोनों ही हमारा इंक्लूड होता है, और ये हमारा डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस को प्रोवाइड करता है। ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी यहाँ पे ईथरनेट की भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं, HDMI भी आपको प्रोवाइड किया जाता है एज अ कनेक्टिविटी ऑप्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल बीगल बोन ब्लैक जो है वो हमारा ज़्यादातर आईओटी प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बीगल बोन जो है वो हमारा बहुत ही चीप प्राइस का होता है, इसलिए इजीली सब लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे एक्सपेंशन कार्ड्स को सपोर्ट ये कर रहा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करें तो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म होगा हमारा नेट आर्डिनो। नेट आर्डिनो जो है वो हमारा ओपन सोर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारा जहाँ पे हम एम्बेडेड आईओटी प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म है। और यहाँ ये हमारा नेट आर्डिनो के जो बोर्ड्स होते हैं ये हमारे आर्डिनो की तरह ही सिमिलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है। आर्डिनो जो हमारे नेट आर्डिनो बोर्ड्स हैं वो उसमें हमारी एडवांस कनेक्टिविटी ऑप्शंस होते हैं, जैसे ईथरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शन होता है, वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन होता है, ब्लूटूथ होता है, और कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स भी आईओटी के यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि MQTT। ठीक है। जिससे कि आईओटी के जो नेटवर्क हैं वो हमारा बहुत बेस्ट बने। तो नेट आर्डिनो में हमारे प्रोटोकॉल्स भी यूज हो रहे होते हैं। नेट आर्डिनो जो है होम ऑटोमेशन सिस्टम्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी दी जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटेल गैलीलियो की। सो इंटेल गैलीलियो के जो बोर्ड्स होते हैं, लाइक इसमें आता है गैलीलियो जेन 2। ये हमारा इसमें हमारा इंटेल प्रोसेसर लगा होता है, और कुछ पेरिफेरल्स भी लगे होते हैं, जैसे GPIO पिंस लगा होता है, कुछ कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे ईथरनेट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखें तो जो प्रोजेक्ट हमारा इंटेल गैलीलियो जेन 2 से बना होता है, जिसमें हमारे सेंसर्स भी लगे होते हैं, वो हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स यहाँ पे यूज किया जाता है, जिससे कि आईओटी सॉल्यूशंस हम स्मार्ट होम्स के लिए बना सकें या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए बना सकें। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए इंटेल गैलीलियो यूज किया जाता है। ठीक है। इंटेल गैलीलियो के जो बोर्ड्स होते हैं वो इंटेल क्वार्क प्रोसेसर द्वारा पावर्ड किए जाते हैं, यानी इंटेल क्वाड प्रोसेसर लगा होता है इंटेल गैलीलियो बोर्ड्स में। ठीक है। नेक्स्ट बात करें ARM कॉर्टेक्स की। सो ARM कॉर्टेक्स के जो प्रोसेसर्स होते हैं ये हमारे लो पावर हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स होते हैं, यानी बहुत ही लो पावर में ज़्यादा परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करते हैं, और ज़्यादातर ये एम्बेडेड सिस्टम्स में या आईओटी डिवाइसेस में हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं, इन प्रोसेसर्स को। तो ये जो प्रोसेसर्स होते हैं ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी परफॉर्मेंस और फीचर्स ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एनर्जी यहाँ पे
एनर्जी इफिशियंसी होती है। कॉर्टेक्स प्रोसेसर्स जो हैं वो हमारी एनर्जी भी सफिशिएंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होती है, तो कंप्यूटेशन भी इनकी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को भी ये हैंडल इजीली कर लेते हैं। यानी जिन आईओटी डिवाइसेस में हमारी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम इन प्रोसेसर को एआरएम कॉर्टेक्स को यूज कर सकते हैं। कुछ कॉर्टेक्स प्रोसेसर जो है वो हमारे आईसी इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जैसे वाईफाई लगा होता है, ब्लूटूथ के आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इनबिल्ट होती है, सेलुलर कनेक्टिविटी इनबिल्ट होती है, तो ऐसे भी हमारे प्रोसेसर्स आते हैं। ठीक है, तो एआरएम कॉर्टेक्स प्रोसेसर जो है वो हमारे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सो आपने समझा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़े, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।